जो भी रुद्राक्ष आप धारण कर रहे हैं, पहनने वाले हैं, उसको एक थ्रेड में डालिए और उसको बिल्कुल उसकी टॉप से पकड़ लीजिए थ्रेड को। अब देखिए क्या वो क्लॉकवाइज घूमता है अपने आप या एंटी क्लॉकवाइज, वो मूवमेंट करेगा। ब्लैक मैजिक जो लोग माइंड से कमजोर होते हैं, अस्थिर होते हैं, उन पे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी वीक है। सो अगर राहु लग्न में है तो ऐसे जातक को स्ट्रॉन्ग डिजायर रहती है टू सक्सीड, मुझे सक्सेसफुल होना है। मैं, राहु कौन है? मैं, एक्वेरियस राशि। इस राशि को भी नजर लगने के चांसेस कम होते हैं, बट इन पे ब्लैक मैजिक होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये सोशली इतने एक्टिव रहते हैं और हर सिचुएशन में अपने आप को ना, ये एनर्जी ऐसी है, ब्लैक मैजिक या ऐसी चीजें करते हैं, वो अपने ऑरा को एक बार के लिए बहुत पावरफुल करते हैं और आपके दिमाग में घुस जाते हैं। आप अपना आपा खो बैठते हैं। ये बात पे विश्वास नहीं हो रहा ना? मैजिशियन थे एक बहुत फेमस, जिन्होंने कुछ पलों के लिए ताजमहल गायब कर दिया था। ऐसे जातक को खास ध्यान देना है, जब भी उसके पास किसी भी लेवल का अनअर्न्ड मनी आए, यानी कि इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, फादर की कोई एकदम लमसम में कोई पैसा आना, तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करे, डीप ब्रीथ करे और लम, मैं जो शब्द बोल रहा हूं उसका अपने मन के अंदर कोशिश कीजिए, अपने ग्लैंड से आवाज निकले, लम, मां पे जोर डालिएगा, लम। इसको करते रहिए, आप अपने रूट चक्र को बैलेंस कर जाएंगे। अभय सर, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हो आप? जय श्री कृष्ण। जय श्री बहुत कृष्ण सर। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया परम जी, बहुत अच्छा हूँ। ओके। काफी डिमांड आई कि अभय सर को दोबारा से बुलाओ, मेरे ये बर्थ मार्क है, मेरे वो बर्थ मार्क है, मुझे केतु जी में ये दिक्कत है। जी, तो थैंक यू सो मच, आप आए और आज काफी सारे जो डाउट्स हमारे हो गए थे उनको थोड़ा सा हम जरूर डिफाइन करेंगे। जरूर तो जरूर आप जरूर। बताओ कहाँ से शुरू करें सर? परम जी, एक बार के लिए आज के डेट में ना, मैं एक बहुत, जितना जितना जैसे ये सोशल मीडिया बढ़ रहा है, ये राहु का वर्ल्ड है ज्यादा। क्योंकि ओके। इसके अंदर आप जब भी सोशल मीडिया की बात करते हो तो ये थोड़ा सा फिक्टिशियस वर्ल्ड कहते हैं इसे, ग्लैमर वर्ल्ड कैसे हैं इसे। इसके अंदर रियलिटी कम पहुंचाई जाती है और जो देखने में अच्छा लगे वो ज्यादा पहुंचाया जाता है। तो ऐसे में ना बहुत ज्यादा मिथ्स फैल रहा है रिलेटेड टू नजर दोष, ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जीज, इसके ऊपर काफी चर्चा हो रही है। तो जैसे आपने बताया कि लोग आके अपने व्यूज रखते हैं, गलत नहीं है, लेकिन कभी ना कभी समझने वाला या समझाने वाला बोलना कुछ चाहता है और हम कैच गलत कर लेते हैं, और उसी से डर पैदा होता है। ओके। क्योंकि ये राहु का वर्ल्ड है, कलयुग है, तो राहु क्या करता है? फिक्शन क्रिएट करता है, वहम क्रिएट करता है, और वहम की कोई दवा नहीं बनी है, वो ओके। हमारे यहाँ होता है। मैंने तो ऐसा भी सुना था कि ब्लैक मैजिक राशि जो जितने भी हमारे ज़ोडिक साइन होते हैं उसके हिसाब से कुछ ऐसा होता है। आपको लगता है कि मतलब राशि के इफेक्ट्स के मतलब आप कहना चाह रहे हो कि क्या किसी पर्टिकुलर राशि को ज्यादा असर करती हैं चीजें? हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। ओके। क्योंकि देखो ब्लैक मैजिक तो किसी पे भी करवाया जा सकता है ना, वो ये थोड़ी ना कि भाई तेरी कन्या राशि है, तेरी कुंभ राशि तो तेरे पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। जी, सबसे पहले समझते हैं परम जी, एक सेकंड के अंदर, कि ब्लैक मैजिक और नजर दोष में डिफरेंस क्या है। ये ओके। एक टर्म नहीं है। नजर दोष क्या होता है? नजर यानी कि हम लोग बचपन में भी अपने दोस्तों को कभी बोलते आए होंगे, आप भी बोलते होंगे, यार तू मत बोल, तेरी काली जबान है, हुँ। या तू उसको ऐसे घूर के देख रहा है, पक्का देखिए उसमें कुछ ना कुछ कलंक आ जाएगा। ठीक है? नजर होती है जब आप किसी चीज को केंद्र में, मतलब एक लगातार देखते रहते हो, तो कुछ देर बाद वो चीज आपको दिखनी धुंधली शुरू हो जाएगी, है ना? यानी कि आपको अगर मैंने किसी चीज की नजर लगाई, तो हुँ। आपकी प्रोडक्टिविटी, या फिर आप उस एरिया में फेड अवे होना शुरू हो जाओगे। इसको बोलते हैं नजर दोष। ये होता कैसे है? नजर दोष के लिए भी आपकी कुंडली में वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि आपको नजर लगे, और जो नजर देख रहा है उसकी नजरों में भी उसकी कुंडली में वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि वो आपको इफेक्ट कर रही है। ओके। आज आप और मैं बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, आप जानते हैं कि हमारे आसपास लगभग 9 से 10 इंच अपना रेडियस घुमा लो, हुँ। हमारी कुछ ऊर्जाएं निकल रही हैं, एनर्जीज हैं, ये हम एक दूसरे को दे रहे हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इसके अंदर वेरिएशन होता है, गलत जगह में जाओगे तो नेगेटिव खींच लाओगे, पॉजिटिव जगह में जाओगे तो अपनी पॉजिटिव देके अपने आप को और पॉजिटिव करके आओगे, ऐसा ही होता है ना? ओके। तो क्या हर किसी को नजर लगती है? आज इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपके भी मन में कभी आता होगा, या हमारे किसी व्यूअर के मन में भी आ जाता होगा, यार इनको कभी नजर क्यों नहीं लगती? हाँ, ऐसा बा क्वेश्चन ब मेरे दिमाग में बहुत आता था, एग्ज़ैक्टली हाँ, यार होता है। इनको क्यों नहीं नजर लगती? तो होता क्या कि आपको ये देखना है, बेसिकली नजर का सारा जो काम आता है ना, वो आता है राहु से। हालांकि ब्लैक मैजिक भी राहु का ही प्रतीक है। आपकी कुंडली में किस घर में राहु बैठे हैं, उस हिसाब से आपको पता लगेगा कि आपको उस एरिया आपका सेंसिटिव है, वहां आपको नजर जल्दी लगेगी।
और जो नजर लगा रहा है मतलब जिसकी ऐसी हर किसी की नहीं लगती है, नॉर्मल बोल दिया चलेगा, लेकिन कईयों की थोड़ी भी लग जाती है, उनकी कुंडली में वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर ओके। वो कॉम्बिनेशन नहीं है तो आपको नजर दोष का इफेक्ट नहीं आएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पता कैसे लगेगा, ये तो टेक्निकल टर्म्स यूज कर दी मैंने, कुंडली में कहाँ राहु बैठे हैं, राहु कहाँ हैं, ये तो टेक्निकल हो गया। आपको पता कैसे लगेगा कि नजर दोष लग गई? आप बहुत हैंडसम है देखने में, बहुत स्मार्ट है, आप बहुत अच्छे से तैयार होके जाते हैं। आपकी मम्मी, हमारी दादियां बोलती थी ना शुरू में, हुँ, अरे काला टीका लगा जा, तेरे को हुँ, नजर लग जाएगी। हुँ, जरूरी है आपकी हेल्थ ही खराब होगी? नहीं हुआ, आपको तो नजर नहीं लगी। अब हैंडसम है, हमारे एक्टर्स देख लीजिए, कितने सारे हैं जो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत अच्छे हैं देखने में, क्या उनको नजर लग गई? नहीं लगी। लेकिन अगर आपका राहु एक, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको हाँ, हाँ। डिटेल्स में, किसी नेगेटिव हाउस में बैठा हुआ है और आपको उसके रिलेटेड कोई नजर लगाएगा, तो आप वो जल्दी कैच कर लोगे। जैसे कि यार देखते ही देखते ये लड़का हमारे सामने सामने प्रोफेशनली कितना राइज कर गया, तो हुँ, वो जो नजर लगाने वाला है, मैं बार बार ये लाइन बोल रहा हूँ, हर किसी को नजर नहीं लगती, वहमों में नहीं पड़ना। और हर कोई, अगर आपके मन में भी कभी किसी को देख के सोच आ जाती है, तो अपने अंदर ये नहीं सोचना यार मैं बुरा इंसान हूं, मैं उसको नजर लगा रहा हूँ। कॉम्बिनेशन नहीं है तो आपकी नजर नहीं लगेगी, वो तो आपके अंदर एक इच्छा जागृत हुई कि भाई ओके। मैं उसको देख रहा हूँ। तो आप देखोगे कि आपका काम बनते बनते रहना शुरू हो जाएंगे, एंड में जाके काम नहीं बनना। सारे पड़ाव पार कर लिए, बस वो इवेंट होने वाला लाइफ का, वो नहीं हुआ, नजर दोष। तो ऐसा ये तो मैं ऐसा लग रहा है कि मेरे बारे में बता रहे हो आप। हाँ? एकदम एंड में लगा कि यार नहीं हुआ, कहाँ नजर बैठा है दोष। राहु? आज देख देख के जाना सर आज। उसके अलावा आपको पता है कि मेरा स्वभाव कैसा है, हर इंसान अपने आप से झूठ नहीं बोल हुँ, सकता। ठीक है, ठीक है यार, थोड़ा बहुत कभी गुस्सा आता था, गलत एक्टिविटीज में गुस्सा आता था, लेकिन अचानक से कुछ समय में एंगर इश्यूज इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि वो कुछ पलों के अंदर पता ही नहीं लगता है कि यार मैं अपना आपा खो जाता हूँ या खो देती हूँ। क्या कर लेती हूँ? ब्लैक मैजिक। ये नजर दोष नहीं है, ये ब्लैक मैजिक है। तो इनमें स्लाइड सा ये जो डिफरेंस मैं आपको गिना रहा हूं ना, ये डिफरेंस पे हमें ध्यान देना है। नजर दोष और ब्लैक मैजिक अलग अलग है। ब्लैक मैजिक ब्लैक, को कैसे पहचान सकते हैं? हाँ, ब्लैक मैजिक के लिए सबसे पहले ना आपके ऑरा की कोई चीज चाहिए सामने वाले को जो करने चाहता है। पहली बात तो वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कोई ऐरा गैरा नहीं कर सकता है। ठीक मैंने है, ऐसा सुना है कि ब्लैक मैजिक अगर किसी पे करना हो, तो उसका कुछ बाल या उसका कोई कपड़ा एग्जैक्टली, ऐसा कुछ करना एग्जैक्टली लेना उसका होता है। रीजन कपड़ा भी, ये कोट नहीं, इनर वेयर्स जो ओके। आपके ऑरा के साथ ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, आपके नेल्स। तभी बोलते थे ना कि नाखून ऐसे ही मत फेंक दो फिला के, आपके हुँ, नेल्स, आपका हेयर। ब्लैक मैजिक के लिए चीज चाहिए, और आपको बहुत अच्छा तांत्रिक भी होना चाहिए, या उसकी आप सर्विसेज लो जो एक्चुअल में रेक्टिफाइड तांत्रिक है। मेरे से थोड़े दिन पहले कोई पूछ रहा था, सर तंत्र वंत्र कुछ नहीं होता है। शारदा तिलक नाम की ग्रंथ है, जिसके अंदर तंत्र के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। आज आप देख रहे हो पूरा वर्ल्ड जो है वो योगा को मान रहा है। कहां से आया योग? कहां से आया? हमारे ग्रंथों से आया है, हमारे हुँ। शास्त्रों से आया। उसको आज हम अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में और हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो तंत्र भी एक विद्या बताई गई है, जिसको तोड़ा मरोड़ा जाता है बहुत बार। वशीकरण, उच्चाटन, ये कई चीजें की जाती हैं जो उसके नेगेटिव रिजल्ट्स देती है। अब वो नेगेटिविटी जो कर रहा है उसको भी बहुत बैकफायर करती है, ये भी मैं आपको बता दूं। हुँ। वो तांत्रिक भी और वो माध्यम भी जो करवा रहा है, लेकिन जो सफर कर रहा है उस बेचारे की उतनी गलती नहीं होती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये चीजें गलत हैं वशीकरण, तो ये बनाया ही क्यों गया? एग्ज़ैक्टली। देखिए, अगर एक स्पाउस अपने स्पाउस पे वशीकरण करा रही है या करा रहा है, ये गलत नहीं है। अगर सर उसको बड़ा चाहिए, गलत बोल रहे हो आप। ये गलत नहीं है। उसको चाहिए कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए, उसको लगता है मेरा हस्बैंड डिस्ट्रैक्टेड है या मेरी वाइफ डिस्ट्रैक्टेड है, उसका ध्यान नहीं है मेरी तरफ, और वो वशीकरण कराना चाहती है। उसका माध्यम समझो, उसके अंदर के इमोशन समझो कि मेरा और मेरे हस्बैंड का रिश्ता अच्छा रहे। बट ऐसे डोमिनेटिंग वाला वशीकरण नहीं कि मेरा पिट्ठू बन जाए। बट कहीं न कहीं ब गलत चीज़ों की शुरुआत भी तो यहीं से ही होती है ना? हस्बैंड, ये एक्चुअल में इसका बेस ये रहा था, और लोगों ने आज किस लिए कराना शुरू कर दिया? अपनी बीवी को छोड़ के दूसरों की बीवियों के लिए। ये गलत हो गया। हाँ। उच्चाटन ये किस लिए बना था? अगर कभी किसी, मैं बार-बार मेल्स का एग्जांपल इसलिए लेता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा विचलित रहते हैं। हुँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो। अगर किसी दूसरी पराई स्त्री पे या पराये मर्द पे आपका ज़्यादा ध्यान या आकर्षण हो रहा है, तो उसके लिए उच्चाटन किया जाता है, ताकि आपका ध्यान वहाँ से कट जाए, उच्चाट हो जाए मन। हुँ। अब वो आजकल आप अपनी मदर इन लॉ के लिए यूज़ करना शुरू हो गए हैं। लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं जी कि मुझे
मदर इन लॉ और हस्बैंड के बीच में उच्चाटन कराना है ताकि इन दोनों के आपस में मना बने, मैं सुखी हो जाऊं। तो यहाँ पर ये चीजें थोड़ी सी तोड़ी मरोड़ी जा रही हैं। ये चीज का हमें खास ध्यान रखना है कि जिस घर के अंदर आसपास फूल वाले पौधे उग रहे हैं लेकिन आप ही के घर में फूल नहीं बेयर होता, या फिर स्पेसिफिक प्लांट्स जैसे कि तुलसी है ना, वो सूख रही है, या फ्लावर बेयरिंग प्लांट सपोर्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर भी ब्लैक मैजिक का असर है। ओके। नजर दोष उन चीजों में लगती है जैसे कि आपकी आज बहुत इंपॉर्टेंट शूट है और अचानक से सुबह, और लोगों ने, किसी ने जो नजर लगाने वाला है उसने नजर लगा दी, वो आपको तो पता नहीं है, आप तो शरीफ आदमी, आपको क्या पता। तो उन्होंने कहीं ना कहीं से नजर लगा दी और आपकी सुबह एकदम से तबीयत खराब। अब आप अपनी प्रोडक्टिविटी लैक कर जाएगी, कहाँ दे पाओगे। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो कोई डायग्नोज में कुछ रियल प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आना, कुछ दिनों तक बीमार रहना, और जैसे ही आप देखोगे कि आपके वो इंपॉर्टेंट डेज खत्म हो गए जब आपने अपना काम करना था, आपकी हेल्थ धीरे धीरे कवर करना शुरू हो जाएगी। ये नजर दोष है। ओके। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो हमें समझना है। और नज़र दोष की रेमेडी भी आप शेयर कर सकते हो? हाँ बिल्कुल करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि नजर दोष जो आपने राशियों पे बोला था, रेमेडीज के लिए ना हमें राशियां पकड़ना बहुत जरूरी है प्लीज़, प्लीज़, कि प्लीज़। किन के लिए वो एप्लीकेबल है। और राइट। ना ये फ्लैट नहीं है प्रिडिक्शन कि भाई आपने रेमेडीज जो है वो फ्लैट करना शुरू कर दिया। पहले अपनी प्रॉब्लम को समझो, फिर उसका रिजल्ट आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा। सबसे पहले कौन सी राशियां ब्लैक मैजिक और नजर दोष के ज्यादा शिकार रहती हैं, ज्यादा हुँ। उन्हें केयरफुल होना चाहिए। इसके लिए कर्क राशि, कैंसर राशि, ओके। पाइसेस मीन राशि, स्कॉर्पियो, ये राशियां नजर दोष और ब्लैक मैजिक को ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। ऐसा इन राशियों में क्या है? ये जलीय राशि है, वाटरी राशि है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, एकदम से ओके। एकदम टेक्निकल हो गया। अब आप हाँ। सही में बोल रहे हो कि आप घुस रहे हो इस फील्ड हाँ, में। राइट। हाँ। सो ये जो राशियां होती हैं ये जलीय राशि होती हैं। हुँ। जल यानी कि वाटर, और वाटर एलिमेंट हम सब जानते हैं, साइंटिफिक है कि वाटर आपकी सबसे जल्दी वाइब्रेशंस और आपके मंत्रस को कैच करता है। ओके। आपको पता है कि ये जो लोग ब्लैक मैजिक या ऐसी चीजें करते हैं, वो अपने ऑरा को एक बार के लिए बहुत पावरफुल करते हैं और आपके दिमाग में घुस जाते हैं। आप अपना आपा खो बैठते हैं। ये बात पे विश्वास नहीं हो रहा ना? मैजिशियन थे एक बहुत फेमस, जिन्होंने कुछ पलों के लिए ताजमहल गायब कर दिया था, और 24-25 लोग वहां थे। गूगल कर लीजिएगा, ओके। 24-25 लोग वहां थे। तो क्या ताजमहल गायब हो गया? तो उन्होंने उनके ऑरा में, उनके माइंड पे अपना कंट्रोल बना लिया। वो बाध्य हो गए वो चीज बोलने के लिए और देखने के लिए जो वो दिखा रहे थे। तो इन्फ्लुएंस किया जाता है, हो जाते हो आप, आपको पता नहीं लगता है, ओके। और आप लोग इस चीज को लाइटली लेते हो। ये ये हमें लगता है। मैं आपको एक छोटा सा इवेंट बीच में आउट ऑफ द कोर्स बताना हाँ, हाँ, चाहूंगा। प्लीज़। मैं जब एकदम अपने पूरे यूथनेस में था, पूरा बढ़िया वाला था, तो मुझे लगता था कि यार मैं ना बड़ा अवेयर हूँ, मेरी कोई चीज़ चोरी नहीं हो सकती है, मैं बहुत अवेयर हूँ, और मेरी नज़रें एकदम इधर उधर चारों तरफ होती हैं। तो मेरे पास ना, तब मैं गारमेंट्स का काम किया करता था, 2004 की बात बता रहा हूँ आपको। तो मेरे पास जो फैक्ट्री वाला आया तो उसने बोला कि भैया आज बड़ा मूड ऑफ है यार, मेरा ना, मेरी मतलब वहीं से कोई मोबाइल ले गया। तेरी तो कस्टमर डीलिंग भी नहीं है, तेरे यहाँ से मोबाइल ले गया कोई, कैसे? तो मैंने उसका थोड़ा सा मजाक उड़ाया, बाद में सोचा यार पता नहीं यार, हमारी नजरें देखो, दूर से चोर की ना अंदर आत्मा को पहचान जाएंगे। हुँ। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, बचपन से एहसास हाँ। हुआ, जो हम बोलते थे हमारे अंदर इंट्यूशन थी। हुँ, तो मेरे अंदर भी ये चीज थी कि मैं तो आत्मा से पहचान जाऊंगा हुँ। चोर है। आप मानोगे नहीं, बिल्कुल रियल इवेंट अपना बता रहा हूँ। पूरे 3 दिन बाद शॉप में कोई नहीं था, होलसेल मार्केट थी टैंक रोड में, तो कोई नहीं था, अकेला मैं बैठा हुआ था। एक कस्टमर आया सुबह सुबह का समय, उसने मेरे से बहुत सारी जीन्स और ये सब खुलवाने के लिए बोला। मैंने उसको सब कुछ दिखाया, ये निकाल दो, वो निकाल दो, ये निकाल दो, मैं निकालने चला गया। लिटरली बता रहा हूँ आपको, वापस आया, वो कस्टमर नहीं था। मेरे को लगा नहीं पसंद आया होगा। 10 मिनट तक मुझे कुछ नहीं पता, 15 मिनट में मैंने कहा मोबाइल कहाँ है? देखा तो मेरा मोबाइल ही नहीं था। तब हुँ। N70 चलता था, पता नहीं ऐसे कोई मोबाइल था। ओए। तो मोबाइल ही गायब। तो ये जो चीज होती है ना, हमें तब एहसास होता है जब हम पे बीतती है। जब तक बीतती नहीं है ना, तो हम इसको लाइटली लेते हैं। तो जलीय राशि, वाटरली राशि जो भी होती है, वो ज्यादा प्रोन होती है इस चीजों को, वो जल्दी कैच करती हैं ब्लैक मैजिक, नजर दोष। तो इसके लिए क्या रेमेडीज हम कर सकते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। हुँ। इसी के साथ कौन सी राशियां जो कि नहीं मानेंगे कि नजर दोष होता है, क्योंकि उनको लगने के चांसेस कम है। ओके। अब जिसके साथ हुआ नहीं वो कहेगा अरे कुछ नहीं होता। तो इसमें आती है लियो राशि। लियो राशि इतना ज्यादा नजर दोष को प्रोन नहीं होती है। लियो कौन से एलिमेंट में आता है? सिंह, वो फायरी,
फायरी, फायरी, ओके। वो ज्यादा नजर दोष के उसमें नहीं होती। सिर्फ एलिमेंट के बेसिस पे आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, राशि की ओवरऑल क्वालिटीज और भी बहुत सारी होती हैं, फिर तो वो बहुत ज़्यादा डीप डेप्थ हो डे जाएगी। हाँ, राइट। सैजिटेरियस राशि, इसको भी इतनी जल्दी, इस राशि वालों को भी इतनी जल्दी नजर नहीं लगती है, लेकिन कंडीशन अप्लाइड, अगर ये स्पिरिचुअली अपने आप को एक्टिव रखें तो, अगर अपने आप को स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं रखेंगे तो ये ऐसा मानेंगे कि हमें नजर लग गई, क्योंकि इनके काम भी बनते बनते होंगे नहीं, इन्हें ब्लेसिंग्स की जरूरत पड़ती रहती है, तो इसलिए अपने हुँ। आप को स्पिरिचुअली एक्टिव रखिए। एक्वेरियस राशि, इस राशि को भी नजर लगने के चांसेस कम होते हैं, बट इन पे ब्लैक मैजिक होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये सोशली इतने एक्टिव रहते हैं और हर सिचुएशन में अपने आप को ना, ये एनर्जी ऐसी है, मूड ऑफ भी होगा तो अपने आप को बहुत अच्छा सोशलाइज कर लेते हैं, तो सामने वाला ना कहीं इनसे जेलस भी हो जाते हैं हुँ। कि यार ये कि हमेशा कैसे खुश रह सकता है, मंदा चल रहा है, कोविड आ गया, जॉब निकल गई, ये खुश है, तो फिर ना ये गलत ऊर्जाएं और भावनाएं पैदा होती हैं, जो आपने बोला ब्लैक मैजिक में, फिर कपड़ा, अंडरगारमेंट्स, नेल्स, हेयर, ये चीजों की तलाश शुरू हो जाती है, तो दे आर मोर प्रोन टू ब्लैक मैजिक। एरीज राशि, एरीज राशि एक ऐसी राशि है, एंड मैं दोनों के लिए बोलना चाहूंगा, एरीज एंड वर्गो, ये दो ऐसी राशियां हैं जिनके ऊपर नजर दोष का और ब्लैक मैजिक का इतना ज्यादा असर होता नहीं है, होता भी है तो बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, ये खुद ही इम्यून से ही ठीक हो जाते हैं, खुद ही ठीक हो जाएंगे, इनको कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल जो मैं बार बार आपसे बात बोल रहा हूँ, नजर दोष, ये लगता कैसे है, लगाने के लिए भी जिसकी कुंडली में ये है कि वो नजर लगा सकता है, उसमें भी राहु की प्लेसमेंट मैटर करेगी, और जिसकी कुंडली में लगना है उसकी कुंडली में भी राहु की प्लेसमेंट मेजर करेगी, बताएगी। राहु क्या है? राहु है ऑब्सेशन, आपका बर्थ क्यों हुआ, आप पूरे मतलब जैसे कहते हैं, ये जिस भी घर में होंगे ना, आप उस घर के प्रति अपना मोह प्यार छोड़ नहीं पाओगे, और जहां पर परम जी आप ओवर कॉन्शियस होते हो, वहीं गलतियां होती हैं और वहीं आप अस्थिर होते हो। हाँ, ऐसा क्यों होता है? पता है मैं ब ऑडियंस बोलेगी यार तू डिस्टर्ब कर रहा है सर को, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा बट सच में ब ऐसे मेरे बहुत भाई-बंधु होंगे, मैं जिस चीज़ को लेके बड़ा श्योर हो जाऊँ ना कि नहीं अच्छा ये तो हो जाएगी, वो ही नहीं होती और जिस चीज़ को मैं एज़ ए लेट इट बी व वाले वे में ले लूँ, वो चीज़ें हो जाती हैं। मेरे गुरु मुझे कहा करते थे कि राहु कलयुग का राजा है, क्यों? क्योंकि असली में ये पाताल का प्रिंस है। तो इसका कहने का मतलब है, जितना राहु के पीछे भागोगे, राहु आपको अपने पीछे भगाएंगे, और जितना आप इनको इग्नोर करोगे, ये अपने आप आपके पीछे आएंगे, जैसे कि परछाई। आप कभी अपनी परछाई का पीछा कर पाए हो आज तक? अह, लेकिन परछाई आपका पीछा जरूर करती रहती है। हुँ। तो राहु जिस घर में है, आपको अपनी ऑब्सेशन को हटाना है, और कमी सबसे बड़ी ये है कि उसी घर के रिलेटेड आपको ऑब्सेशन होगी भी। तो आपको उसको हटाना है, नहीं हटाओगे तो उस एरिया में नजर जरूर लगेगी, उसी एरिया में आपको तकलीफें सबसे ज्यादा आएंगी। आप ब्रांड न्यू गाड़ी को कभी सड़क पे निकालिए, उसके लगने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि आप कॉन्शियस हैं, अरे यार मैं नई गाड़ी लेके आया हूँ, अपनी नॉर्मल गाड़ी चलाइए, आपको कुछ नहीं है तो टफ से टफ सिचुएशन को भी पार कर जाओ। तगड़ा एग्ज़ाम्पल दिया आपने गाड़ी वाला। ऐसा ही होता है ना। हाँ। तो राहु को समझने के लिए एक क्विक समझ लेते हैं इसको, कि कैसे समझ में आता है कि आपको कैसे अपने आप को थोड़ा सा इस चीज से हटाना है। मैं इसमें मेरे माइंड में एक सवाल आ गया। जी, मैंने ये रील्स के थ्रू ही काफ़ी जगह पे देखा था कि राहु अगर है तो ज़रूरी थोड़ी ना कि राहु आपको मेडिकल ही कुछ इम्पैक्ट करेगा। वो आपको फाइनेंशियली भी कर सकता है, वो आपको घर की तरफ से भी कर सकता है। इस पे और थोड़ा-सा क्लियर करना। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अगर राहु है तो तुम्हें मेडिकल होगा या तुम्हें अटैक आएगा या ऐसा भी होता है या नहीं? राहु आपको करोड़पति बनाते हैं जी, और राहु आपको बहुत बलवान। राहु को सिर्फ समझने की जरूरत है। केतु डिटैचमेंट है, राहु ऑब्सेशन है। आप जब एक बच्चा माँ की वूम में होता है ना, जब पेट में होता है ना, तो वो 9 महीने ना परमात्मा को यही बोलता है कि एक बार मुझे बाहर निकाल दो, मैं सिर्फ अच्छे कर्म करूंगा। हुँ। और जैसे ही वो बाहर आता है ना, तो वो मटेरियलिज्म के अंदर खो जाता है। तो राहु एक बार के लिए आपको मटेरियलिस्टिक गेन्स भी बहुत ज्यादा देते हैं। यू कांट बिकम अ गुड एक्टर विदाउट हैविंग अ गुड राहु इन योर कुंडली। कैसे पहचानें? कैसे इन चीज़ों को देखें? बताओ चलते हैं, प्लीज़। हाँ। राहु इन दी लग्न, इनकी पहचान क्या है? वैसे तो आप फिजिकल लुक से भी बता सकते हो। ऐसे लोग जरूर थोड़ा सा ना अपने आप को कभी कभी बहुत कैजुअल लुक देने के लिए, बियर्ड बड़ी बड़ी, बालों को कभी कंघी ना करना, ऐसा करके आते हैं। हुँ। बट टेक्निकल टर्म्स, ऑब्सेशन किसकी है? राहु इज नथिंग बट ऑब्सेशन
एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑब्सेशन अनसर्टिनिटी, क्योंकि ऑब्सेस्ड हो इसलिए उस घर में अनसर्टिनिटी रहेगी। सो अगर राहु लग्न में है तो ऐसे जातक को स्ट्रॉन्ग डिजायर रहती है टू सक्सीड, मुझे सक्सेसफुल होना है। मैं, राहु कौन है? मैं, हम हम्म। नहीं, परमात्मा नहीं, मैं। तो राहु अगर लग्न में होगा तो मुझे सक्सीड होना है। बहुत सारे लोग ना ऐसा भी मानते हैं क्लासिकल्स या किसी राइटर की इंटरप्रिटेशन पढ़ने के बाद कि राहु इन दी लग्न जातक को सेल्फिश बनाता है, बट मैंने अपनी रिसर्च में ऐसा नहीं देखा है। वो जातक मैं में ज्यादा होता है कि मुझे सक्सीड करना ही करना है, इस वजह से वो इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं करता है और थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है इन दी डिसीजंस। लेकिन वो सेल्फिश नहीं होता है, उसने सक्सीड करना है, उसको अपने आप को पॉपुलर करना है, तो इसमें क्या गलत है? राहु इन दी सेकेंड हाउस, राहु इन दी सेकेंड हाउस, सबसे पहले तो आप लोगों को एक एडवाइस, थोड़ी सी अपनी स्पीच पे ध्यान रखिएगा, नियंत्रण रखिएगा। कभी कभी अचानक से हार्श वर्ड यूज हो जाएंगे जो कि आप मीन नहीं करोगे। ओके। बट ऑब्सेशन किस चीज का है ये आप भी पता लगा सकते हो। मैं बीच बीच में हिंट्स फेंक रहा हूँ कि राहु इसका सेकंड हाउस का है। कैसे? आपका कोई भी फ्रेंड जो आते ही सीधा बातों बातों में सीधा आपको गालियां गालियां गालियां, मजाक चल रहा है, गालियां होता है ना अब्यूजिव लैंग्वेज, राहु इन द सेकंड हाउस, उन्हें पता ही नहीं है कि बुरा लग रहा है, वो तो मजाक मजाक में बोल रहे हैं, आप बुरा मान गए हो, वो आपसे गले मिलके जा रहा है वापसी। अगर सेकंड हाउस में है तो ऑब्सेशन किस चीज के रिलेटेड होगा? बहुत ज्यादा ध्यान, ओवर ध्यान। ऑब्सेशन जो मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब ओवर ध्यान, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड एंड राहु इज एक्सेस। सो एक्सेस ध्यान रहेगा टुवर्ड्स फाइनेंसेस, पैसों की कैलकुलेशन, फाइनेंसेस। किस लिए? कमाने से ज्यादा नेक्स्ट रॉयल खर्चा तैयार होगा। ऐसे लोग बड़ा रॉयल एक्सपेंस करते हैं और उनको पता क्या होता है, यार गाड़ी लेनी है, बस पैसा आ जाए। तो उनका ध्यान कहाँ है? अभी पैसा आया नहीं है, गाड़ी लेनी है। राहु इन द थर्ड हाउस, ऑब्सेस्ड विद देयर ओन स्किल्स। उन्हें लगता है कि जो भी हमारी स्किल्स है ना, उनको हम बहुत बेहतर तरीके से रिफाइंड करके उसको उतारें, टेक्निकल स्किल्स अपनी बहुत बढ़िया तरीके से उतारें। अब वो आपकी ऑब्सेशन और आपने ओवर ध्यान दे दिया, तो इससे क्या होता है, आप ओवर एक्सपेक्ट कर जाते हो कि यार हमें ना सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है कि यार हमें ना जो दुनिया या सामने वाला है वो हमारी क्वालिटी को एक्नॉलेज करे, हमारी स्किल्स की वाहवाहियत हो। और जैसे ही आप, इन तीनों का एग्जांपल दे रहा हूं कि इसमें नजर कैसे लगती है राहु से। आप जिसका राहु लग्न, वो अगर एक बार किसी इवेंट में सक्सेसफुल हो गया और उसने अपने 4 दोस्तों को बता दिया कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूं, उसका नेक्स्ट सक्सेस एकदम एंड में आके वो नीचे गिर जाएगा। या फिर सक्सेसफुल होने से पहले उसने ये बात बता दी कि मैं बस कल परसों में देख तेरे को बहुत गुड न्यूज़ देता हूँ, तो शायद वो कल परसों कभी आएगा ही नहीं। ऐसा होता है, बहुत बार होता है। बहुत बार होता और है। हम अपने आप को बहुत बहुत रेपुटेशन के बाद इस चीज़ को एहसास करते हैं, अरे यार अब से हम किसी को नहीं बताएँगे। गिर-गिर के क्यों फैक्ट सीखना? है, राइट। राहु इन द 4th हाउस, ऐसे लोग एक तो इमोशनली थोड़े से इम्बैलेंस्ड होते हैं। किसी की तरफ भी कर देंगे ना, एक्सेस कर जाएँगे। इतना ज़्यादा उसके साथ प्यार या उतना ज़्यादा उसके साथ कर जाएँगे कि एक्सपेक्टेशंस भी उतनी रखेंगे। नहीं मिलने पे फिर मायूस हो जाते हैं। भाई आप कर रहे हो तो वो आपकी इच्छा है ना, सामने वाले ने हुँ, थोड़ी बोला है। हुँ। तो आप एक्सपेक्ट भी उतना ही करना शुरू कर देते हो। इम्बैलेंस से रहते हैं। तो राहु का इसमें ऑब्सेशन किस चीज़ के रिलेटेड आता है? इसमें जातक बहुत ऑब्सेस्ड होता है टुवर्ड्स द अथॉरिटेटिव पोजीशन। उसको ना यहाँ पर ज़्यादा कंसर्न रहता है कि मेरी जो है वो, मुझे ना थोड़ा-सा एक कुर्सी मिले, मुझे अथॉरिटेटिव पोजीशन चाहिए, डेज़िग्नेशन चाहिए। इसके साथ वो दिल से कनेक्टेड हो जाता है। यहाँ पर वाले लोग जनरली मेरे से ये नहीं पूछते हैं, जब भी आते हैं ना, मैं बहुत एनालिसिस करता हूँ कि हमारी जॉब चेंज करनी, हमारी सैलरी अच्छी नहीं है, हमारे को डेज़िग्नेशन दूसरी चाहिए। 6 महीने में अभी तो जॉब चेंज करे, अभी कैसे डेज़िग्नेशन चेंज हो जाएगी? तो यहाँ पर अगर आपके अंदर ये ऑब्सेशन है भी, तो आप अपने प्लान्स को इतनी जल्दी लोगों के आगे मत खोलें। अगर आपने बोल दिया कि आई एम चेंजिंग जॉब बिकॉज़ ऑफ डेज़िग्नेशन, मेरे माइंड में कैलकुलेशन चल रही है कि मैं इस कंपनी को शिफ्ट करके स्लाइड से अपना कुछ चीज़ चेंज कर रहा हूँ जिससे मेरी डेज़िग्नेशन ऊपर होगी, आपका वो काम नहीं बनने वाला। ओके। राहु इन द 5th हाउस, ऑब्सेस्ड होते हैं विद देयर ओन एथिक्स। एक तो ओवर मोटिवेशनल हो जाते हैं और खुद को भी ऐसा उनको लगता है कि जो उनके एथिक्स हैं, जो उन्होंने जीवन में सीखा है ना, वही 100% करेक्ट है। इतना ज़्यादा खो जाते हैं अपने एथिक्स के पीछे कि उसके लिए अगर उनको अपनी फैमिली को भी छोड़ के कहीं दूर जाना पड़ जाए विद नॉट वैलिड रीज़न, कोई वैलिड रीज़न नहीं है। मैं एक बंदे को जानता हूँ, 5th हाउस राहु, अकेला लड़का है और बहुत अच्छा कैशियोस का बिजनेस है इन दी साउथ इंडिया, बहुत अच्छा। जॉब करता है लेकिन महाराष्ट्र में, खुद से कुछ करके दिखाना है।
मेरे एथिक्स कहते हैं ओवर मोटिवेटेड है। हम्म। तो यहाँ पर भी आप लोग जिनका भी 5th हाउस राहु है, खासकर आप एक चीज का ध्यान रखें, अपने बच्चों के बारे में ज्यादा तारीफ या कुछ भी बच्चा अच्छा करता है उसको ज्यादा डिस्कस ना करें। इसके बाद आपके और आपके बच्चे के बीच में डिफरेंसेस आने शुरू हो जाएंगे। वो प्यार रियलिटी वाला कम और दिखावे वाला ज्यादा बन जाएगा। सो यू हैव टू, आप ओवर कंसर्न मत करो उस एरिया में, ठीक है। राहु इन दिस 6th हाउस, ऑब्सेशन किस चीज के रिलेटेड है? कॉम्पिटिशंस के रिलेटेड। ऑलवेज रेडी टू compete, अरे मैं नाम बना के ही निकलूंगा इस कंपटीशन में। ये पता कौन से बच्चे हैं जिनका नेक्स्ट डे कोई कंपटीशन होता है या कोई एग्जाम होता है, वो पूरे घर को पता होता है कि 10 दिन बाद इसका एग्जाम है। घर का माहौल, अरे मेरा एग्जाम है 10 दिन बाद, गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो। बहुत ऑब्सेस्ड, ओवर। और एग्जाम वाले दिन सुबह कॉन्फिडेंस, मुझे कुछ नहीं आता, हम्म। मुझे कुछ नहीं आता। खासकर ऐसे लोग 2 या 3 अटेम्प्ट्स ले जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करने में। रीजन जानते हो? क्योंकि जब आप ओवर कर जाते हो तो आप क्या करते हो, ज्यादा टफ चीजें लर्न कर जाते हो और इजी चीजें छोड़ जाते हो। राइट। ओवर ऑब्सेस्ड है ना, ऑब्सेशन को समझना है। और मैं क्या बताऊं आपको कि जो भी मैं आपको बता रहा हूं ऑब्सेशन ऑफ द राहु, वो उन हाउसेस के रिलेटेड मिलेगी ही जरूर, और हमें उससे हटना है। नहीं तो जो मैं आपको इफेक्ट्स बता रहा हूं, हर घर के रिलेटेड उसी एरिया में नजर लगेगी। जैसे कि 6th हाउस राहु, एक इंसान ने बोल दिया यार मेरी जॉब तो बहुत बढ़िया चल रही है, अपना नाम बनाने के लिए कि आई मीन मैं माइक्रोसॉफ्ट गूगल में जॉब करता हूँ, बढ़िया। कुछ दिनों बाद उसके ही ऑफिस में पॉलिटिक्स होना शुरू हो जाएगा, इंटरनल पॉलिटिक्स, मैनेजर, कोलीग्स, सबॉर्डिनेट्स, पॉलिटिक्स। शिकार हो गया पॉलिटिक्स का। क्यों? इसलिए आपको वो चीज को हिडन रखना है। जहां पर भी राहु है, अगर आपको वो चीज मिल रही है तो आपको ये सीखना है जो मैं बोल रहा हूं, कि आपको उस एरिया में ऑब्सेशन है भी तो वो शो नहीं करनी, जबान पे नहीं लानी, और कोशिश करके उसके पीछे बहुत ज्यादा भागना नहीं है। जितना उसको इग्नोर करोगे वो आपके पीछे पीछे आएगी, परछाई पीछे पीछे आती है। राहु को अच्छा नहीं लगता कि अगर आप उसको इंपॉर्टेंस ना दो तो। राहु को इंपॉर्टेंस चाहिए। तभी आपने एक चीज देखी है, बॉलीवुड के अंदर जो एक्टर्स की 1-2 मूवी हिट हो जाती है और उसके बाद फिर वो कहीं गुम जाते हैं, तो दे आर मोर एडिक्टिव टू ऑल दीज, जितने भी आपके नशे के पदार्थ हैं। हम्म। राहु, वो नशा भी राहु है। राहु इल्यूजन्स क्रिएट करता है। अब जितने भी हम्म। मैंने आपको बोला 4th हाउस राहु का, जो आपको मैंने एग्जांपल दिया कि ऐसा जातक जो कहीं ना कहीं से एक बार के लिए ओवर एक्सेसिवली इमोशनल होके इल्यूजनरी सोचता है कि अब सामने वाला भी मुझे उतना ही प्यार करता है। आप कैसे डिसाइड कर सकते हो ये चीज? अभी आपने बातों बातों में एक चीज मेरे को बोली कि स्पिरिचुअल एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या स्पिरिचुअल एक्टिव होने से राहु की दशा कम हो सकती है? राहु की दशा तो खैर एक अलग चीज हो गई, राहु का इम्पैक्ट। हम्म। तो स्पिरिचुअली एक्टिव होने से राहु की इम्पैक्ट डेफिनेटली कम होते हैं, वो हम रेमेडियल पार्ट में इसके बाद कवर करेंगे। ठीक है। राहु इन दी 7th हाउस, अगर राहु 7th हाउस में हो तो ऐसा जातक बड़ा ऑब्सेस्ड होगा अपनी पब्लिक इमेज को लेके। इतनी इजीली ना, बड़ा सोच समझ के बोलना, मेरी सोशल इमेज, मेरी पब्लिक इमेज कैसी रहेगी। और थोड़ा सा ओवर एक्सपेक्टेशंस रखता है अपनी स्पाउस की तरफ, जिस वजह से डिससेटिस्फाइड भी जल्दी हो जाता है। हम्म। मन तो उसका होता है, बट बिकॉज ऑफ कि भाई मेरी इमेज खराब ना हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को भी खो बैठता है, और शायद वो इमेज बना भी नहीं पाता। कई लोग उसको एरोगेंस का नाम दे जाते हैं कि बड़ा एरोगेंट है, जबकि वो नहीं होता। ओके, मैंने ऐसा भी सुना है कि कहीं ना कहीं राहु के कारण रिलेशनशिप में भी दरारें आती इश्यूज है। आती हैं, कैसे वो मिसअंडरस्टैंडिंग। राहु वायु है, एयर। एयर क्या करती है? एयर का तो रुख कब बदल जाए पता नहीं लगता। एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है, इल्यूजन्स हैं, परछाई है, आपके मन में कैलकुलेशंस चल रही हैं। आप अपने स्पाउस से अगर कुछ एक्सपेक्ट करते भी हो, राहु 7, तो भाई एक्सप्रेस कौन करेगा? आप ही तो करो। उसमें आप सोचते हो कि वो अपने आप अंडरस्टैंड कर जाए, और डिससेटिस्फाइड खुद ही हो जाते हो अंदर ही अंदर। हम्म। राहु इन दी 8th हाउस, ऑब्सेस्ड रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट्स या फिर शॉर्टकट्स। ऐसे जातक को अगर आप बोलोगे ना कि भाई आप मैं आपको एक प्लान बता रहा हूं, आप 5 साल इसको फॉलो करो, यू विल अर्न मनी, तो वो सोचेगा यार 5 महीने में कैसे हो सकता है ये काम। राहु इन दी 8th, शॉर्टकट चाहिए। ऐसे जातक को खास ध्यान देना है, जब भी उसके पास किसी भी लेवल का अनअर्न्ड मनी आए, यानी कि इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, फादर की कोई एकदम लमसम में कोई पैसा आना, तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करे। वो ऑब्सेस्ड है, उसका दिमाग तो वहीं चलना शुरू हो गया। इन्वेस्टमेंट, अरे सर क्या बात कर रहे हो, मैं तो इन्वेस्टमेंट के बारे में दिन रात सोचता हूँ। ओवर एक्सेस, अति हर चीज की बुरी करते ही आपके आंखों के आगे इल्यूजन्स आ जाती हैं, और आपको समझ में नहीं आती आप कितना ओवर कर रहे हो, और उसका नेगेटिव इफेक्ट आपको मिल जाएगा और आपकी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगी। ऐसे जातक की एक ना एक ब्लॉक्ड इनकम तो आपको जरूर मिलेगी, एक ना एक जगह पैसा ब्लॉक जरूर मिलेगा।
जबकि उसे लगता है कि वो बहुत एनालिसिस करता है, वो इल्यूजन होता है। राहु इन द हम्म, 9th हाउस, इनके तो एक ही चीज है, दीज पीपल आर नॉट वेरी रिलीजियस बट दे आर स्पिरिचुअल। हो सकता है कि वो कस्टम्स को बहुत ज्यादा ना मानते हो, लेकिन वो स्पिरिचुअली अवेकेंड होते हैं। वो इतनी जल्दी किसी का बुरा नहीं करना, बहुत सोच समझ के ऐसी चीजें करते हैं। साइमल्टेनियसली अगर इनको किसी चीज के पीछे जुनून पड़ गया, तो फिर ये अपने खुद के प्रिंसिपल्स बना लेते हैं, और वो प्रिंसिपल के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। वो कहते हैं ना, एक बार मैंने अपनी कमिटमेंट कर ली, कर दी, तो फिर हाँ। तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। राहु 9th, ओके। राहु इन द 10th हाउस, पॉपुलैरिटी चाहिए, ऑब्सेस्ड रिलेटेड टू पॉपुलैरिटी। ये वो लोग हैं जिनका आप ऑफनली सुनोगे। कैसे पहचानोगे राहु 10th? जो अपना डोमेन चेंज कर जाते हैं, इतनी हिम्मत है उनमें। राहु 10th, मैं अपने खासम खास फ्रेंड की बात कर रहा मुझे लगता है आप भी तो राहु 10th ही हो। हूँ। 30 साल, 30 years उसने स्वीट्स की शॉप में काम किया, उसके फादर का था, फिर उसने टेक ओवर किया। लेकिन जब उसको लगा कि यार मुझे वो कंफर्ट जोन नहीं दे रहा है, मुझे तो ये वो नेम नहीं दे रहा है, मुझे वो सक्सेस नहीं दे रहा है, पॉपुलैरिटी नहीं है, एक पर्टिकुलर ब्रांड है जो कि सरनेम से जुड़ता है, हम्म, उसके बहुत सारे और भी हैं, रजिस्टर नहीं हो सकता क्योंकि वो सरनेम है। उसको लगा तो मुझे पॉपुलैरिटी नहीं दे, अच्छी इनकम थी, पॉपुलैरिटी नहीं दे रहा, स्वाइप कर लिया काम, सीधा ही स्वाइप, डोमेन चेंज। क्योंकि इन लोगों को ये ऑब्सेस्ड होते हैं रिलेटेड टू देयर पॉपुलैरिटी, नेम, कंफर्ट, इनको चाहिए ही चाहिए। पॉलिटिक्स के लिए भी ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, पॉलिटिशियन बनने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं नाम के लिए कुछ भी करूंगा। राहु 10th। बट ऐसा नहीं है ना कि लेट्स एग्जांपल डोमेन चेंज करना, तो एज मैं ये भी तो सोच रहा हूँ कि जरूरी थोड़ी है कि मेरे को पॉपुलैरिटी ही चाहिए, मैं एज एन काम वाइज भी तो चेंज कर बिल्कुल चेंज सकता कर हूँ। सकते हो, लेकिन उसके लिए हिम्मत भी तो चाहिए। आज अब जिस चीज में आप 30 साल दे दोगे, उसका डोमेन चेंज करना, और वो भी अपनी यूथनेस में, मतलब अभी भी वो कितना होगा जी, अपने अर्ली लेट 30s अर्ली 40s में, तो वो हिम्मत हम्म। राहु देते हैं। क्योंकि राहु आपको एक आम, आप देखोगे एक बंदा जो कि बैंक की जॉब कर रहा है सुबह 9 से रात का 8, वो राहु 10th कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो टिकेगा ही नहीं। उसको लगेगा मैं पूरा दिन मेहनत करता हूँ, मैं लेके क्या जा रहा हूँ घर। मैं हूं ना। वो कुछ ना कुछ हाथ पैर मारेगा। अच्छा, बैंक में जॉब करते हो, मैं बैंक में जॉब करता था, देखो, 12 साल के बाद मैंने डोमेन चेंज कर लिया। ये देखो, क्योंकि वो नहीं कर पाएगा। उसको होगा कि यार मैं अपनी इतनी मेहनत, मैं अपनी इतनी चीज कहाँ ब्लॉक कर रहा हूँ। इसके लिए हिम्मत चाहिए। ये केतु 10th में नहीं आती है। राहु राहु केतु 10th तो डिससेटिस्फाइड ही रहते हम्म। हैं। राहु 10th एक्शन ले जाता है, फिर सोचता है, अब तो एक्शन ले लिया। राहु 11th हाउस, ऐसा जातक कहीं ना कहीं से अपनी डिजायर्स को लेके क्लियर नहीं होता। एक पर्टिकुलर चीज को लेके बड़ा ऑब्सेस्ड होगा, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन जब मिल जाती है तो उसको 2 दिन भी एंजॉय नहीं करता। तो सबसे पहले इसकी ऑब्सेशन है क्यों, ये उसे खुद ही नहीं पता। उसे सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि मुझे कोई चीज जिसके पीछे मैं भाग रहा हूं, वो एक्चुअल में मुझे चाहिए भी। एक लाइन यूज कर रहा हूं, हालांकि कंटेंट ऑफ द बुक ये नहीं है, एक समझाने के तौर पे। हम्म। अ मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, पढ़ी है आपने ये? नहीं। इसका अंदर का कंटेंट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, फ्रेज से समझा देता हूँ मोटा मोटे तौर पे। एक ऐसा इंसान, ऐसा समझिए, क्योंकि मैं बुक के कवर पेज को समझ के मैं यही समझा था, वो तो जब पढ़ा तो समझ में आई। एक ऐसा इंसान जो अपनी पूरा जीवन निकाल देता है कि मैंने अपने जीवन में, मुझे फरारी चाहिए, बहुत मेहनत करता है, दिन रात फैमिली हर चीज को छोड़ देता है, मुझे फरारी चाहिए। और जब फरारी कमा लेता है तो उसको 2 दिन में एंजॉय नहीं करता, तीसरे दिन इसको डोनेट कर देता है। तो 11th हाउस राहु को अपनी डिजायर्स ही नहीं पता, ऑब्सेशन है। इन लोगों के लिए मैं एक लाइन और भी बोलता हूँ, ये ना हवाओं में महल बना देते हैं। इनकी हम्म। डिजायर्स बहुत छोटी बात तो करो ही मत। और जैसे अगर आपका राहु 11th में होता, तो आप ये बोलते अभय जी बैंक में नौकरी नहीं करनी, बैंक अपना होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कर मैंने नहीं सोचा। राहु 11th है नहीं ना, राहु हाँ, 10th है। तो राहु 11th, राहु इन दी 12th हाउस, ये बड़ा विचित्र सा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ऐसे जातक जो है ना, वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं बिटवीन धर्म एंड कर्म। अच्छा करें बुरा, पैसे कमाने हैं बट यार किसी का बुरा नहीं करना। अब मटेरियलिज्म करोगे तो आपको स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म के बीच में आपको एक को चुनना पड़ेगा। आपको पहले स्पेसिफाई करना है, अपने आप को शांत करना है कि यार अगर हम पैसे कमाने जा रहे हैं, तो अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। जीवन में परेशानी और प्रॉब्लम्स तो हर के साथ है। अगर आप तर्स खाते रहोगे खाते रहोगे खाते रहोगे, तो एक दिन आप खुद तर्स के भागी बन जाओगे। तो राहु इन दी 12th हाउस इसी चीज का शिकार होता है। एक हद उसका दिमाग कहता है मुझे मटेरियलिस्टिक, बस मुझे पैसा चाहिए और कुछ नहीं। इस वजह से वो अपनी जॉब, अपने सर्विसेज में बहुत डिससेटिस्फाइड रहते हैं। दूसरे पर उसको लगता है नहीं यार, साथ क्या चले जाना है। तो हम्म। इसलिए वो ना राइट एक्शन नहीं ले पाता राइट टाइम पे।
तो ये आपने समझा मोटे मोटे राहु के इफेक्ट्स। अब इसको नजर दोष से कैसे बचाएं? जितने भी मैंने इफेक्ट्स बताए आपके राहु जहां पर भी प्लेस्ड है, आप देख लो खुद ही कि आपकी ऑब्सेशन, आपका दिमाग ओवर ज्यादा जुड़ा हुआ किस चीज से है, क्योंकि राहु क्या है? प्यार, वो घर से आपको ओवर प्यार होगा ही होगा, ये कंफर्म्ड है। तो जिस चीज से आपका राहु, जिस चीज से आपको ओवर प्यार है, वो चीज एक तो आपको हल्का हल्का अपने दिमाग से निकालनी है। जितना उसका पीछा छोड़ोगे वो अपने आप आपके पास आएगी। ओके। और दूसरी चीज, अगर ये नहीं भी कर पा रहे हो तो उसकी अचीवमेंट्स किसी और को नहीं बतानी। जब आपको मिल जाए तो आपने किसी को नहीं बताना। याद है मैंने आपको अपनी एक छोटी सी एक लाइन में एक चीज बताई थी अपने बारे में, मैं कैसे इस फील्ड में आया। मेरा राहु एक ऐसी जगह में प्लेस्ड है, जैसे ही मुझे इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलने लगी थी तो मैंने अपने सारे फ्रेंड सर्कल में डंडोरा पीट दिया, तुम्हारा भाई तो आराम करने वाला है बस अब। हम्म। मैं बस अब आराम करूंगा, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। यही है ना लोकल। राइट। यही मैं सोचता था कि यार बस अब मैं आराम करने वाला हूं, मुझे अब कुछ नहीं करना है। उस समय में ना, आपने उस जिंदगी के झटके को कैसे झेला? देखिए उस समय में ना, जब मैं क्लास 8th में था तो 9th 10th में ना आपको चॉइस मिलती है रिलेटेड टू दी लैंग्वेज, तो मैंने संस्कृत ली थी। तो हमारे संस्कृत के सर ना उस समय में क्लास लेने से पहले वो बोला करते थे, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्वाहा, सुना है ना आपने? हम्म। तो ये गुरु वंदना है। तो उस समय में ना मैं बड़ा बोर होता था कि यार सर क्लास लो, पढ़ाओ, चलते बनो, मुद्दे पे आओ ना, ये क्यों बोलते हैं? हाँ। तो उस समय में वो करते 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 संस्कृत मेरे पास 9th 10th में भी थी, तो कई चीजें अच्छी अंदर उससे सीखने को मिली। संस्कृत एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है। तो जब ये वाला झटका, आप बहुत सही बात बोल रहे हो, क्योंकि नज़र दोष, ब्लैक मैजिक, जो लोग माइंड से कमज़ोर होते हैं, अस्थिर होते हैं, उन पे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी वीक है। हम्म। आज बहुत सारे लोग कोरोना वायरस को सोचते हैं, अरे यार कुछ नहीं है, पॉलिटिक्स है, आपस में सरकारों ने, देशों ने बेवकूफ़ बनाया। जिनके ऊपर वो वायरस ने इफ़ेक्ट नहीं किया, जिन पे इफ़ेक्ट किया उनसे जाके पूछो। तो ऐसे ही ना, जिनका मन, चंद्रमा अस्थिर है, मून अस्थिर है, उनके ऊपर, या जिनका राहु उस पे हैवी है, बहुत हावी है, उसके ऊपर ये चीजें जो हैं बहुत जल्दी असर कर जाती हैं। एक्चुअल में कर जाती है। ये मन का वहम नहीं होता हर केस में, और बहुत ज्यादा केसेस में मन का वहम भी बन जाता है। तो इसके लिए जब अपने लाइफ में कभी भी कोई ऐसे फेज से निकलो, जैसा मैं निकला, आपने पूछा हम्म। मेरे से, तो उस समय में ना आप अपनी इंटायर लाइफ की कोई एक ऐसी एक्टिविटी या कोई एक ऐसी चीज याद करो जो आपने बेमन से की हो, जिस लेकिन फिर भी उसने आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिया हो। उसको बोलते हैं एक्टिवेटिंग योर जुपिटर, नॉट लूजिंग होप्स। तो उस समय में ना, जब ये सब कुछ हुआ तो मैंने अपनी आंखें बंद करी ना, तो मैं बड़ा ब्लैंक सा था, क्या करना है नहीं पता, कैसे होगा लाइफ। पहले तो मजा ही नहीं आ रहा था कि ये जिंदगी ऐसी अब बितानी पड़ेगी क्या? काम वाम करके, कर्म करके करनी पड़ेगी क्या? मुझे नहीं करना है, मुझे तो सब कुछ आराम से चाहिए, मुझे नहीं करना है। तो उस समय में जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्वस्तिना इंद्रो, ये मैं पढ़ता था तो मैंने इसका मीनिंग इंटरप्रिटेशन निकालने की कोशिश करी कि वो सर क्यों करते थे। फ्री था ना, तो मैं लैंग्वेज सीखने की सोच रहा था एक्चुअल में। तो मैं सोच रहा था मैं संस्कृत करके नासा में जाऊंगा। मुझे किसी ने बोल दिया कि संस्कृत की वैल्यू नासा में बहुत ज्यादा है। एक्चुअल में भी है, हम्म। पता है आपको ये बात? हाँ हाँ, एक्चुअल में आई भी नो। है। तो मैं तो भाई साहब, बस मुझे तो उस समय में मुझे ये नहीं नज़र आ रहा था कि मुझे ग्रंथ पढ़ने के मौका मिलेगा, मैं संस्कृत को डिकोड करूँगा। मुझे तो 2.5-3 लाख रुपए नज़र आ रहे थे कि भाई आप जाओ, नासा आपको 2.5 लाख रुपए की जॉब देती है। तो जब मैंने उस चीज़ को किया, तो जब फिर मुझे उसका मीनिंग समझ में आया कि आप अपने गुरु को एक्टिवेटेड रखो, जुपिटर को एक्टिवेटेड रखो, सिचुएशंस आपके अनुकूल अपने आप होती चली जाएँगी। और इसके लिए, क्योंकि ये नॉर्मल लाइफ में राहु आजकल इतने हावी हो चुके हैं, मोबाइल फोन्स सारी जगह में राहु ही राहु हैं। तो आपने जैसा बोला कि अब नज़र दोष या फिर ब्लैक मैजिक अगर आपके ऊपर हो गया, तो उसके लिए हम क्या रेमेडीज कर सकते हैं, हम्म। कैसे कर सकते हैं? वैसे तो आपको इसकी स्पेसिफिक रेमेडीज करनी चाहिए अपनी राशि जान के, और भी अन्य कॉम्बिनेशंस। जैसे अब हमने राहु को समझा है, तो एक पर्टिकुलर छोटा सा पार्ट है, इसकी बहुत डिटेलिंग है। राहु पे किसकी दृष्टि है, राहु पे कौन सा ग्रह बैठा है, बुध राहु, मकरी राहु किसी बच्चे की कुंडली में है, तो ऐसे के पेरेंट्स को पहले ही समझ जाना कि हमारे बच्चे की कोई गलत कंपनी हो सकती है और ये इन्फ्लुएंस होगा। बहुत बार आप भी बोलते होगे ना कि यार जिसने इन्फ्लुएंस होना है, ये उसकी खुद की विल पावर है। अब जो बच्चा या जो पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छा निकाल पाए, जिनकी कुंडली में बुध राहु नहीं है, वो तो ये लाइन खुल के बोल देते हैं, हमने अपने बच्चों को निकाला। हमने, हम हैं कौन? आपके बच्चे की कुंडली में वो कॉम्बिनेशन नहीं था, आपका बच्चा आपकी बात मान गया। अब जिसकी कुंडली में मकरी राहु है, ऐसा बच्चा ज़रूर बिगड़ेगा, ज़रूर गलत कंपनी की वज़ह से इन्फ्लुएंस हो जाएगा। खुद में वो बच्चा बुरा नहीं होगा। तो अब तो ये कॉम्बिनेशन मिल गया, तो फिर हम क्या करें? वहाँ पर हमें ये चीज़ों का अप्लाई करना है।
वहाँ पर ये रेमेडीज़ आती हैं। तो अगर आपको लगता है कि नज़र दोष है, सारे मैंने प्रोस्पेक्ट्स बता दिए, हुँ, आपने हुँ, हुँ। अच्छे से समझ लिया। तो अगर नज़र दोष है तो उसको कैसे बचें? या मैं कॉमन चीज़ बता देता हूँ, ब्लैक मैजिक या नज़र दोष से बचने के लिए अपने आस-पास एक शील्ड कर लो। कोविशील्ड? तो वैसे हुँ, आप अपने आस-पास एक शील्ड क्रिएट कर लो। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि ये चीज़ें आपको असर ही ना करें। उसके लिए आप अपने सिर्फ़ 2 चक्रास, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, सिर्फ़ 2 चक्रास को बैलेंस कर लो। और वो कौन से हैं? एक आपका मूल आधार, जिसको हम रूट चक्रा बोलते हैं, और एक है क्राउन। ऊपर और नीचे दोनों चक्र को बैलेंस कर लो कि आप अंदर सेफ रहोगे। घर की एंट्रेंस और घर का बैक। रात को सोने से पहले जब हम अच्छे से उसका मुआयना कर लेते हैं, उसको लॉक करते हैं, तो चोर इतनी ईज़िली नहीं घुसता है। राइट। तो आप इसको बैलेंस कर लीजिए। सिर्फ़ मात्र आपके 10 मिनट लगेंगे। रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं करना है। आँखें बंद करनी है, एक नॉर्मल आसन की सिचुएशन में आना है। जो लोग नहीं आ सकते हैं, वो नॉर्मल कुर्सी पे बैठे डीप ब्रीथ करें और लम, मैं जो शब्द बोल रहा हूँ उसका अपने मन के अंदर कोशिश कीजिए, अपने ग्लैंड से आवाज निकले। लम, म पे जोर डालिएगा। लम, इसको करते रहिए, आप अपने रूट चक्र को बैलेंस कर जाएंगे। परफेक्ट। और क्राउन चक्र को बैलेंस करने के लिए आपको आंखें बंद करके ओम शब्द का करना है। ओम शब्द, ये बहुत पावरफुल शब्द है। 5 अवयव से बना है ये शब्द, है ना? हुँ। पता है ना आपको ये? हाँ। परमात्मा के 5 प्रमुख मुख बताए गए हैं। तो उत्तर मुख से निकला ओकार, साउथ से निकला माकार, तो ऐसे 5 अवयव से बन के बना ओमकार। ओमकार से शिव और शक्ति के मिलन से बना ओम, क्राउन चक्र। इसको बैलेंस करना हो तो सेम पोजीशन, सेम ब्रीदिंग, आप लगभग 5 मिनट के लिए धीरे, धीमी आवाज में, ऐसे किसी दुनिया को नहीं सुनाना। ओम, जितना लंबा खींचेंगे, डीप ब्रीथ और लंबा खींचिए। अपने 2 चक्रस को बैलेंस कर लीजिए। ईज़िली आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या नज़र दोष का असर नहीं होगा। अगर परफेक्ट। फिर भी आपको लगता है कि नज़र दोष या हमें और चीज़ें चाहिए जिससे हम अपने को प्रोटेक्ट करें, तो सिंपल है, हल्दी होती है, हल्दी ले लीजिए और हल्दी का टीका, अब क्योंकि उसको थोड़ा-सा पेस्ट फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तो उसमें 1 या 2 ड्रॉप लेमन की डाल लीजिए। उसका पेस्ट बन जाएगा। उसका टीका आप अपने कान के पीछे लगा के जाइए, दोनों कानों के पीछे लगा सकते हैं, नहीं तो एक कान के पीछे लगा सकते हैं। इसको जाइए, इससे भी आपको बहुत प्रोटेक्टिवनेस मिलेगी। क्यों? हल्दी जुपिटर होते हैं, कान राहु है, गुरु के। अब आप कितने भी चंडाल हो जाओ, कितने भी हुँ, कैसे भी हो हुँ, जाओ, ऊत हो जाओ, लेकिन अपने गुरु के मतलब निगरानी में आप कहीं ना कहीं थोड़े से केयरफुल रहोगे ही रहोगे। हुँ, हुँ, तो आपको उसमें बहुत प्रोटेक्टिवनेस मिलती है। जुपिटर को बढ़ा लो ना। हुँ, उसी के साथ नहाते समय, सुबह छोटा सा पैकेट, सुबह नहाते समय आप जो 1 रुपी या 2 रुपी का साशे आता है कॉफी का, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए, वो वंस या ट्वाइस अ वीक आप उसको अपनी नहाने वाली बकेट में डाल लो। लेकिन अगर आपको लगा कि आपको नजर दोष ज्यादा लग गया तो 7 दिन लगातार करना पड़ेगा। नहाने की बकेट में डालो कॉफी का सैशे खोल के, और आप उस पानी से नहाओ। ठीक है? ओके। इससे भी आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिवनेस मिलेगी। इसी के साथ अगर आपको लगता है कि इसके हमें और ज्यादा इंटेंस है, क्योंकि ये तो फर्स्ट एड्स है, और ज्यादा इंटेंस है, हम अपने आप को कैसे और ज्यादा प्रोटेक्टिव रख सकते हैं, तो इसके लिए आजकल जैसे आपने बोला ना, एक चरण और बहुत चल गया है, रुद्राक्ष पहनने का। हुँ, अब आप बोलते हो ना, मैं क्यों बोलता हूँ कि ये राहु की दुनिया है। अब रुद्राक्ष लोग कहते हैं जी कि पहन लीजिए आप, पंचमुखी रुद्राक्ष इज गुड फॉर एवरीवन। ठीक है, इट इज गुड फॉर एवरीवन, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली के हिसाब से देखिए कि आपको कौन सा मुखी रुद्राक्ष सूट करता है, नहीं तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। रुद्राक्ष, रुद्र शिवा, अक्ष आइज। तो आपको अगर वो प्रोटेक्टिवनेस चाहिए, और अगर आपको लगता है कि यार मैं इसके लिए अब रुद्राक्ष के लिए पहले एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊं, फिर उससे पूछूं, तो मुझे खुद ही पहनना है, तो आप एक काम कीजिए, जो भी रुद्राक्ष आप धारण कर रहे हैं, पहनने वाले, उसको एक थ्रेड में डालिए और उसको बिल्कुल उसकी टॉप से पकड़ लीजिए थ्रेड को। अब देखिए क्या वो क्लॉकवाइज घूमता है अपने आप या एंटी क्लॉकवाइज, वो मूवमेंट करेगा। 2-3 मिनट वेट कीजिए, वो जरूर करेंगे। नहीं कर रहे हैं तो किसी टेबल के ऊपर अपने इस एल्बो को रेस्ट कर लीजिए और हाथ को ढीला, बिल्कुल ऐसे पकड़ना। अगर वो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो वो रुद्राक्ष आपको सूट करेंगे। तो जो आपने देखा कि क्लॉकवाइज रुद्राक्ष घूम रहा है उसको पहन लीजिए, लेकिन फिर भी आप फेसेस का ज्ञान जरूर लीजिए, गूगल करके मत कीजिए। गूगल आपके मेरे जैसे लोगों ने तो इन्फॉर्मेशन डाली है,
वो उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है? गूगल किसी चीज़ को गलत बताता ही नहीं है। तो आपको पता है गलत मुखी रुद्राक्ष पहनने से आपकी फैमिली लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है। आप आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाओगे, तो बहुत एक तो अपनी ड्यूटीज़ को छोड़ दोगे। हुँ, इसलिए आपको बहुत सोच समझ के पहनना चाहिए रुद्राक्ष। नहीं तो एटलीस्ट क्लॉकवाइज़ तो ज़रूर कर लीजिए। परफेक्ट। बहुत सारे फेजेस को लेके रुद्राक्ष के बहुत सारे मिथ्स हैं। तो वो फेजेस कौन सा मुखी रुद्राक्ष क्या करता है, इसको हम किसी बार डिटेल में पकड़ लेंगे। सर आखिर में जाते-जाते एक सवाल मेरे माइंड में था तो मैं सोचा ये भी पूछ ही लेता हूँ। जी। स्पिरिचुअलिटी आजकल बहुत चल रही है तो स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल अपने आप को एक्टिव कैसे करें आज की डेट में? देखो, सबसे पहले आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, लेकिन उसके अंदर एक ट्विस्ट डाल रहा हूँ। स्पिरिचुअलिटी आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, देखा-देखी नहीं करना, वो तो राहु हो जाएगा। ओके। अगर अपने आप को स्पिरिचुअली एक्टिव करना है तो एक प्रॉपर प्रोसेस है इसका। ये कोई 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हम डीप मेडिटेशन में आ गए, हम स्पिरिचुअली अवेकेंड हो गए, 6 दिन, 10 दिन बाद आप लोग थक जाओगे, हुँ, ठीक है? तो स्पिरिचुअली अवेकन करने के लिए अपने आप को सबसे पहले आपको ये समझना है कि आज हमने एंटायर बात सारी राहु की है। आपके अंदर की ग्रीड, ऑब्सेशन, प्यार, मोह, इन सबको त्याग के केतु की तरफ जाना है। ओके। केतु को क्यों बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी? क्योंकि केतु किसी से प्यार नहीं करता, किसी से मोह नहीं करता। डिटैचमेंट है, केतु अपने काम से काम रखता है। डिटैचमेंट है। हाँ, तो जो हमने आज सारी बात करी है कि उन घरों से आपको अपने प्यार को छोड़ना है, राहु अपने आप आएँगे। तो स्पिरिचुअल होने के लिए सबसे पहले आपको एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कीजिए। पहली चीज़, फास्टिंग क्यों बोली गई है हमारे ग्रंथों में? डीटी को खुश करने के साथ-साथ आपको ये बताना कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कैसे किया जा सकता है। आपका बहुत ज़्यादा मन करता है ड्रिंक करने का, छोड़ दो। सही है, गलत है, मेडिकली मैं हुँ, छोड़ दो, इसमें कोई धर्म नहीं है। देखो कि आप अपने कोई चलो ड्रिंक की बात नहीं करते हैं, कोई इंसान इसको मीठा बहुत पसंद है, आपके सामने बैठा है। मैं 2 चॉकलेट्स खाता था एक टाइम पे, ओके। किस लिए? एक साइड से, एक साइड से, दोनों का टेस्ट आएगा। कंप्लीटली छोड़ दी, आइसक्रीम कंप्लीटली छोड़ दी। इसलिए नहीं कि मेडिकली मैं डर के छोड़ी है, इसलिए कि अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना सीखो। हुँ, जब आप अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लोगे, उसके बाद धीरे-धीरे आप अपने आप को स्टेट में लेके आओ, जिसको आप बोलते हो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, पॉजिटिविटीज़ को अपने साथ महसूस करना, किसी को भी बुरा नहीं बोलना। अपने आप से सोचो कि एवरीथिंग इज़ फॉर अ कॉज़। हम लोग इज़ ड्रिवन बाय अ नेचर, बाय शक्ति। एवरीथिंग इज़ फॉर अ कॉज़। किसी के लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नेगेटिव और किसी के लिए बहुत ज़्यादा फेवर। इस चीज़ से हटने के लिए आपको सिर्फ़ एक काम करना है, और वो क्या करना है? जब भी आप सुबह, पहली चीज़ बता रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी का पहला स्टेप, हुँ, आप नहाते हैं, तो आप सबसे पहले पहला मग अपने हेड पे डालते हैं, सबसे गलत। अपने फीट पे डालिए, ऐसा क्यों? फिर आप अपनी बॉडी पे डालिए, शोल्डर पे नेक्स्ट मग, और थर्ड मग आप अपने हेड पे डालिए उसके बाद। पहला मग हेड पे नहीं डालेंगे आप, ठीक है? ओके। इससे मेडिकली भी रीज़न्स हैं इसके। नहीं मेडिकल तो मेरे को पता है इसके रीज़न्स। और ये मैंने कोई कहीं से, मैंने तो हुँ, जितना भी पढ़ा है, सब क्लासिकल्स ग्रंथों से उन्हीं के थ्रू पढ़ा है। ऐसा करने से आप अपने एकदम से जो ऊपर-नीचे हमारे मन में हो जाता है ना, हुँ, उससे आप बच जाओगे। और स्पिरिचुअली अवेकन करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको घंटों मेडिटेशन करनी है। आपको सबसे पहला स्टेप अपनी इंद्रियों को करना है वश में, और जिस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा नफ़रत है, उसको न्यूट्रलाइज़ करना सीखें पहले। ओके। इतना सीखो, हर वीडियो में कुछ ना कुछ 2 लाइनें बताऊँगा और पक्का लिख के दे रहा हूँ। जो इस चीज़ को फ़ॉलो करेगा, वो स्पिरिचुअली अवेकन हो जाएगा। स्पिरिचुअली कदम रख देगा। कुंडलानी जागना, वो चीज़ें बहुत आगे की हैं। हम स्पिरिचुअल पाथ पे चल जाएँ, उतना ही हमारे लिए बहुत है। परफेक्ट सर और मुझे लगता है कि जो लोग आज पॉडकास्ट को देखते-देखते यहाँ तक आ गए होंगे, जो पिछले पॉडकास्ट से कुछ-कुछ चीज़ें थी वो हमने डेफ़िनेटली कैप्चर करी है और सर के साथ एक पॉडकास्ट हम और प्लान कर रहे हैं। टॉपिक बहुत खतरनाक होने वाला है। अब मैं वैसे ये सोच रहा हूँ कि जो बीच में डिस्कस किया मैं उसको कट कर दूँ ताकि एक नए सिरे से हम स्टार्ट करें। बाकी सर आपके साथ ना बातें करने में ना मज़ा बहुत आता है। मेरा पता है मैं क्या मन करता है? बैठ के ना सुनता रहूँ, बोलूँ ना। परम जी, यही होता है ना, मैं तभी सबको बोलता हूँ कि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, हुँ, जैसे में कंफर्टेबल हो, अगर आज आप एक एस्ट्रोलॉजर की बात करोगे तो सबसे पहले आपके माइंड में आएगा कि यार वो कहते हैं ना जिसने धोती कुर्ता पहना हो। हुँ। अरे आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो वो बुक्स पढ़ो, वो क्लासिक्स पढ़ो।
जैसे आप सामने वाला समझना चाहता है उसको उस लैंग्वेज में समझाओ, पता भी ना लगे और नॉलेज भी आ जाए। परफेक्ट सर। तो सर थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण टू ऑल, जय श्री कृष्ण परम जी। थैंक यू सर, थैंक यू गाइस, थैंक यू।